देखिए क्या है, देखिए इस क्लास में हम आपको रसायन शास्त्र के पहला चैप्टर के विषय में बताएंगे। पहला चैप्टर रसायन शास्त्र में क्या है। यह रसायन शास्त्र का पहला क्लास है, रसायन शास्त्र का पहला क्लास है। तो इसमें रसायन में क्या है, पहला पाठ में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। पहला पाठ में क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण ये भाग एक इसीलिए लिख दिए हैं कि आपको पता चलेगा कि ये रसायन शास्त्र का पहला क्लास है, मैंने पहला चैप्टर का पहला क्लास है। हर चैप्टर में आपको भाग बाय भाग हम लिख देंगे ताकि आपको क्या कहता है, लाइन से कोई भी मैंने चैप्टर का लाइन से देखने में दिक्कत ना होगा। देखिए इसमें आते हैं टॉपिक पे क्या है। सबसे पहले तो जो पाठ का नाम है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। क्या है, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के मतलब क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता क्या है, जब कोई पदार्थ, रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करता है तो क्या कहलाता है, वह रासायनिक अभिक्रिया। नहीं समझे, देखिए जैसे मान लीजिए चूना, घर पोतने के लिए हम चूना लाते हैं तो चूना में से भाप निकलता है, उसको हाथ से भी छू लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। उस समय तो कोई दिक्कत नहीं होता, बाद में जाके हाथ काट देता है, वो एक अलग चीज़ है। वो कैसे काटता है हम बताते हैं। लेकिन चूना को अगर हम पानी में रखते हैं तो क्या भाप निकलता रहता है, निकलता है ना। तो वही हुआ रासायनिक अभिक्रिया, वही रासायनिक अभिक्रिया वही होता है। तो प्रकृति में बहुत सारी ऐसी घटना होती रहती है, रासायनिक अभिक्रिया होती रहती है। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तब भोजन पचता है, भोजन पचता है, यह भी एक प्रकार का अभिक्रिया ही है। ये क्या है, अभिक्रिया ही है। पानी में भी हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, वो भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ही बना है। अगर पानी नहीं है तो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला करके जल बना करके आप पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का परिभाषा यदि आप कोई पूछेगा तो आप सीधे कहिएगा कि जब कोई पदार्थ कोई दूसरे पदार्थ से मिलकर अलग गुण वाला, अलग माने दूसरे गुण वाला, मान लीजिए कि चूना का अलग गुण है, पानी का अलग गुण है, लेकिन उसके साथ जो बनता है, उसके पानी और चूना के मिलाने से जो बनता है तो क्या बनता है, वो अलग गुण वाला रहता है। तो अलग गुण वाला जो नया पदार्थ बनता है ना, वही क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे चूना को हम पानी में मिलाते हैं तो हवा जैसा निकलता है ना, गैस निकलता है, तो वो तो उसका तो गुण अलग है ना, वो उड़ जाता है, उड़ता है, भाप के तरह उड़ता रहता है। आप उसमें हाथ रखिए, काट दिया। चूना को भी हम छूते हैं ना, तो पानी से हाथ धोते तो काट देता है, समझे, क्योंकि पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो वो काटेगा ही। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होता है। आपको पूछा जाएगा, एग्जाम में भी पूछा है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, रासायनिक अभिक्रिया व रासायनिक अभिक्रिया जब कोई पदार्थ कोई अन्य पदार्थ से मिलकर भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाता है तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वही बात हम लिखे हैं यहाँ पे कि जब कोई पदार्थ अकेले, कभी कभी अकेले भी अभिक्रिया करता है, अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थ का निर्माण करता है, तब यह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। 2 बार बोलिएगा, क्लास में ही बोलिए, यहीं पे बोलिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जब कोई पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करता है, उस तो क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पे हम एक अभिक्रिया लिखें, जैसे यहाँ पे ये है, ये क्या, हाइड्रोजन, H2 क्या है, हाइड्रोजन। हम हाइड्रोजन का अभिक्रिया क्लोरीन से कराए हैं, Cl2 से कराए हैं, तो हमको क्या बिना है, HCl, मैंने हाइड्रोजन क्लोराइड मिला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना है। तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार का क्या है, अभिक्रिया है। अगर मान लीजिए हम H2 + O2 तो क्या होगा, H2O, H2 + O2 क्या होगा, H2O होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये भी एक प्रकार का क्या है, अभिक्रिया है, समझे, ये क्या है, एक प्रकार का अभिक्रिया है। तो यही होता है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, 2 पदार्थ भाग लिया कि नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन और क्लोरीन भाग लिया, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना है।
तो यही इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और इसको जो संकेत में लिखे ना, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन कैसे लिखाता है, हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बराबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखेंगे, ऐसे बोल रहे हैं ना, लिखने की क्या जरूरत है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसको जो हम सूत्र से लिखते हैं, हाइड्रोजन का H2 लिखते हैं और ऑक्सीजन का क्या लिखते हैं, O2 लिखते हैं, यह मिल करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना, तो HCl लिखते हैं। तो ये जो संकेत लिखते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो संकेत लिखते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के मतलब समझ गए ना क्या है। पाठ के आपको पाठ का जो परिचय होता है वो हम समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया के मतलब कि जब दो पदार्थ किसी अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके मिलके किसी अन्य नए पदार्थ का निर्माण करता है, भिन्न गुण वाला नए पदार्थ का निर्माण करता है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। और उस अभिक्रिया को जो हम संकेत या सूत्र की सहायता से लिखते हैं ना, वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण समझ गए। रासायनिक अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर नए पदार्थ बनता है और उस बात को हम समीकरण से माने HOAG ये सब के रूप में लिखते हैं ना, संकेत से लिखते हैं। तो उसको सोडियम का जैसे Na होता है तो संकेत में लिखते हैं ना, वो रासायनिक समीकरण कहलाता है। पाठ का परिचय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये भी एक क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है। रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज़ होता है, एक तो होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। हम यहाँ पे लिखे हैं, एक होता है अभिकारक और एक होता है प्रतिफल। ये दोनों होता क्या है सो समझिए, ध्यान से समझिएगा। अभिकारक और प्रतिफल क्या होता है। अभिकारक होता है जैसे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है। और रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है ना, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद जो नया पदार्थ बनता है वो क्या कहलाता है, प्रतिफल कहलाता है। तो अभिकारक और प्रतिफल के विषय में आप जान गए। अभिकारक क्या है, अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक माने कि किसी भी अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेगा ना, वो अभिकारक कहलाएगा। और उसको अभिक्रिया होने के बाद, मिलने के बाद आज जो नया पदार्थ बनेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल कहलाएगा। जैसे मान लीजिए चूना का सहारा लिए थे, चूना और जल को आप मिलाते हैं तो गैस निकलता है। तो चूना और जल मिल गया, चूना और जल मिला है तो चूना और जल हो गया अभिकारक, लेकिन उसके अभिक्रिया से क्या बना है, गैस का निर्माण हुआ है। तो वो गैस जो निकला है ना, वो प्रतिफल कहलाएगा। समझ गए। तो यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे इस अभिक्रिया में ये रासायनिक समीकरण लिखे हैं, तो ये जो अभिक्रिया हुआ है हाइड्रोजन क्लोराइड बनने पर, तो इसमें अभिकारक कौन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन है अभिकारक, और प्रतिफल कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड माने हाइड्रोजन क्लोराइड है। समझ गए बात को। मतलब मोटा मोटी आप समझिए ना, तीर के इस साइड रहेगा वो अभिकारक होगा और तीर के इस साइड रहेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिफल। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभिकारक और प्रतिफल के बारे में बताएं, मतलब अभिकारक और प्रतिफल क्या है। तो आप लिख दीजिएगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है, तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है, मिल करके नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, प्रतिफल। क्लियर। एक समीकरण लिख दीजिए, यही समीकरण लिख दीजिए। क्लियर हो गया। अब समझ गया, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बता दिए, अभिकारक हो गया, प्रतिफल हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये बात लिख लीजिए, थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए। इसको हाइड्रोजन कहते तो हिंदी में लिख लीजिएगा नीचे, क्योंकि ये देखिए ये सब सूत्र से याद रखिएगा ना। हाइड्रोजन कैसे लिखे भाई, लिख लीजिएगा, हम बोलते हैं आप लिख लीजिए। हाइड्रोजन इसको लिख लीजिएगा नीचे, यहाँ पे नीचे क्लोरीन लिख लीजिएगा और इसके नीचे हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन क्लोराइड लिख लीजिएगा। बात समझ गया। अभिकारक समझ गए, जो पदार्थ अभिक्रिया में भाग लेता है अभिकारक, और जो पदार्थ नया बनता है माने अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है क्या कहलाता है, प्रतिफल। तो यही बात यहाँ पे हम दोनों का परिभाषा लिखे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है
देखिए रासायनिक अभिक्रिया जो होता है ना, रासायनिक अभिक्रिया के मतलब कोनो चीज़ मिलता है, कोनो चीज़ आपस में मिलता है, दो पदार्थ, या अकेले भी कोई कुछ ऐसा पदार्थ होता है ना जो अकेले अभिक्रिया कर जाता है, तो उसमें ना बहुत सारा चीज़ होता है, बहुत सारा उसका विशेषता होता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें गैस बनेगा, जैसे में मान लीजिए हम चूना को मिलाए थे तो गैस बना था, तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें गैस बनेगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें उसका शेप बदल जाएगा, रहेगा कोनो शेप के। जैसे मोमबत्ती को हम जलाते हैं, मोमबत्ती को जलाते हैं तो किस आकार का रहता है और किस आकार का बन जाता है, तो उसका आकार बदल जाएगा। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसके रंग में परिवर्तन होगा, रहेगा किसी रंग का, हो जाएगा किसी रंग का, माने अभिक्रिया के फलस्वरूप, माने मिलने के फलस्वरूप। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें क्या होगा कि उसका ताप बदल जाएगा। ताप के मतलब क्या, गर्म, गर्म से कुछ ठंडा हो जाएगा, कुछ गर्म हो जाएगा। चूना को आप देखते हैं कितना गर्म हो जाता रहता है, तो ऐसा ही होता है। तो बहुत सारा इसका विशेषता होता है। वही बात हम यहाँ लिखे हैं, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। आपको पूछा जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता को बताएं, तो आप लिख लीजिए रंग परिवर्तन, गैस में उत्पत्ति, अवस्था में परिवर्तन, बहुत सारा चीज़ होता है ना, होता है कि नहीं। तो ये सब होता है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता में 2-3 बात हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, गैस की उत्पत्ति। तो गैस की उत्पत्ति क्या है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना जिसमें गैस उत्पन्न होता है, गैस उत्पन्न होता है। जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल हम लिखे, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखे हैं कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। बुआ ये जस्ता क्या है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है, तो ये सब देखिए। जस्ता जिंक कहते हैं, जिंक एक धातु होता है, समझे, एक धातु होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना वो एसिड होता है, माने पानी टाइप के होता है। आप प्रयोगशाला में ये मिल जाएगा, समझे ना। आप यहाँ पर नेट पर जा करके आप चेक कीजिएगा क्रोम पे सल्फ्यूरिक अम्ल, तो आपको दे देगा, समझे ना, वहाँ पे क्या रहता है। तो ये हम तो है नहीं, सब ये बता देते किस टाइप के रहता है। तो ये पानी जैसा रहता है, सल्फ्यूरिक अम्ल जैसा रहता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जैसा रहता है। तो ये सब अगर जस्ता को, जिंक को हम अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, माने कि मान लीजिए कि गिलास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए और जस्ता को उसमें रख देते हैं, तो हमको क्या निकलता है, उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है, माने भाप, हाइड्रोजन गैस निकलता है। या जस्ता को क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल में रखेंगे तो क्या निकलता है, वहाँ पे हमको हाइड्रोजन गैस निकलता है, समझे। तो इस प्रकार से आपको ये सब होता है। तो आपको अगर पूछा जाएगा कि कौन सा अभिक्रिया है जिसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है, तो आप कह सकते हैं जस्ता की अभिक्रिया अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड से कराएं या सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएं तो हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है, समझे। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। यहाँ पे हम समीकरण लिख लीजिए, दिए है, आप याद रखिएगा। ये क्या है, जिंक, जेड, जस्ता, इसको जिंक कहते हैं, जिंक। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लिख लीजिए बुआ, हाइड्रोक्लोरिक। और जिंक क्लोराइड, ये क्या है, जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड। और ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन। ये अभिक्रिया आप ध्यान रखिएगा, अभिक्रिया आपको पूछा जाता है, ये सब तो याद रखिएगा ही। यह है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये हाइड्रोजन गैस। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, उस पर ध्यान, अगर नहीं दिखाई देता होगा तो बोलते हैं, उस बात को ध्यान रखिएगा। ये हो गया। तो रासायनिक अभिक्रिया के पहला विशेषता जान गए, गैस का उत्पत्ति होता है। एक होता है अवक्षेप बनता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना कि अवक्षेप, अवक्षेप के मतलब खराब पदार्थ बन जाता है। अवक्षेप होता है ठोस पदार्थ होता है। जैसे में आप मान चूना को रखते हैं तो किस प्रकार से एकदम कुटकी टाइप के निकलता रहता है, निकलता है ना, कुटकी टाइप के बहुत सारा रहता है। बहुत सारा अभिक्रिया होता है जिसमें अवक्षेप बनता है, माने खराब पदार्थ निकल जाता है। जैसे में कपूर को आप क्या करते हैं, कपूर को जला करके रखते हैं तो एक थोड़ा सा वहाँ पे रख, काला काला छूट जाता है ना, पूरा कपूर उड़ जाता है लेकिन थोड़ा सा काला काला रह जाता है, वो सब अवक्षेप होता है। तो वही बात है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें अवक्षेप बनता है। और अवक्षेप क्या होता है, कैसा होता है, ठोस होता है। अवक्षेप क्या होता है, ठोस होता है। यहाँ पे हम एक समीकरण बताएं कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, माने सोडियम क्लोराइड है उसको जलीय विलयन के मतलब कि पानी जैसा है सोडियम क्लोराइड, उसमें अगर हम क्या सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालते हैं,
सिल्वर नाइट्रेट भी पानी जैसा है। देखिए बुआ, ये सब तो हम अभी दिखाने देंगे कि सिल्वर नाइट्रेट कि पानी जैसा कोई है, बिलियन है, समझे ना। और सोडियम क्लोराइड क्या है, 1 बिलियन है। वो दोनों को आपस में मिला देंगे, गिलास में दोनों को रख लेंगे तो हमको क्या मिलता है, एक अवक्षेप दही जैसा गाढ़ा टाइप के ठोस मिल जाता है, अवक्षेप मिल जाता है। तो वही बात हम यहाँ पे लिख दिए हैं। सिल्वर ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, सोडियम क्लोराइड। इसको आप लिख लीजिए यहाँ पे, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। देखिए Na सोडियम का होता है, Cl क्लोराइड। और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। और ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। ये याद रखिए बुआ और मन से पढ़ा कीजिए। और ये क्या है, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ये सब होता है। तो यही बात है। आप इस समीकरण से भी याद रख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन माने बिलियन टाइप के रहेगा। सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम नाइट्रेट हमको प्राप्त होता है। इस प्रकार हो गया। अब अगला होता है रंग परिवर्तन। देखिए ये सब अभिक्रिया कैसे हो रहा है ना, वह हम आपको अगला चैप्टर में बताएंगे, मैंने आगे बताएंगे, समझे। इसमें अभी क्या है कि आपको रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या विशेषता होता है सो बता रहे हैं। तो 1-2 उदाहरण ले रहे हैं, आगे हम बताएंगे ये सब क्या होता है। अगला रंग परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है ना, उसका रंग बदल जाता है। जैसे मैं यहीं पे लिखे हैं कि क्या लिखे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के बैगनी रंग, पोटेशियम परमैंगनेट का रंग जो होता है बैगनी होता है। अगर उसमें थोड़ा थोड़ा नींबू के रस डालते हैं ना तो उसका क्या होता है, रंग बदल जाता है। तो यही होता है। कुछ होता है ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ताप में परिवर्तन हो जाता है, माने ठंडा रहेगा तो गर्म हो जाता है, गर्म रहता है तो ठंडा हो जाता है। तो इसमें 2 प्रक्रिया होता है, 2 बात होता है। एक तो ठंडा गर्म कहते हैं। एक तो क्या होता है कि ताप माने उसका जो होता है ताप बढ़ जाएगा, और एक अभिक्रिया ऐसा होगा जिसमें ताप कम जाएगा। तो दोनों ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन के मतलब क्या, या तो ताप कम जाए या तो बढ़ जाए। तो ताप बढ़ जाता है तो उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी ताप के मतलब क्या, ताप का मतलब क्या होता है, अरे एक ऊर्जा, समझे, ताव। तो ताप अगर बढ़ जाता है तो ऊष्माक्षेपी, और ताप अगर कम जाता है ऊष्माशोषी। तो वही बात हम लिखे हैं यहाँ पे, ऊष्माक्षेपी जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलती है, माने ऊष्मा उत्सर्जन होती है, निकलती है, उत्पन्न होती है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है वह ऊष्माक्षेपी कहलाती है। और ऊष्माशोषी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, माने कमता है। तो जिस अभिक्रिया में ऊष्मा कमता है वह ऊष्माशोषी माने शोषित कर लेता है, वह ऊष्माशोषी। और जिस अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होता है ऊष्माक्षेपी कहलाता है। ये दोनों बात समझ गए। अब एक होता है अवस्था में परिवर्तन, अवस्था लिखे हैं क्या। एक होता है 5वां, रासायनिक अभिक्रिया का ही विशेषता होता है अवस्था में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसका अवस्था बदल जाता है, अवस्था बदल। देखिए ये लिखे नहीं है, और इसके बाद हम दूसरा चीज़ बताएंगे, आप लिख लीजिएगा, 5वां पॉइंट लिख लीजिएगा, अवस्था में परिवर्तन। तो उसमें लिखिए डैश देखिए, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसका अवस्था में परिवर्तन होता है। जैसे में मोमबत्ती, तो मोमबत्ती को हम जलाते हैं तो किस अवस्था का रहता है, दूसरे अवस्था का रहता है। और जला करके छोड़ देते हैं तो उसका अवस्था क्या होता है, आकार क्या होता है, उसका बदल जाता है। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता होता है। बात समझिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए। रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया 2 पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर नए गुण, भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करता है, वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। इसमें 2 चीज़ होता है, अभिकारक और प्रतिफल। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है वह अभिकारक कहलाता है, और जो नया पदार्थ बनता है वो प्रतिफल कहलाता है। और उसका विशेषता बहुत सारा, रासायनिक अभिक्रिया का बहुत सारा विशेषता होता है। जैसे ताप में परिवर्तन होता है, अब क्या कहता है, रंग में परिवर्तन होता है, गैस की उत्पत्ति होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए। इससे आगे हम बढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया हो गया, रासायनिक समीकरण के बाद इधर आगे बढ़ते हैं। उसमें क्या है देखिए,
देखिए क्या है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है इससे पहले बताया। रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है ना, उसको संकेत और सूत्र के सहायता से दर्शाते हैं। संकेत और सूत्र के सहायता से दर्शाते हैं, उसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व होता है, जो पदार्थ होता है, उसको हम क्या करते हैं, हम सूत्र या संकेत से दर्शाते हैं। मतलब लोहा के, अगर लोहा का अभिक्रिया किसी से कराते हैं तो लोहा का सूत्र Fe होता है, तो Fe लिखते हैं, तो वही रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब रासायनिक समीकरण दो टाइप के होता है, या तो संतुलित होता है या तो असंतुलित होता है। या तो संतुलित होता है या तो असंतुलित होता है। अब बात समझिए, संतुलित और असंतुलित क्या होता है। संतुलित क्या होता है कि कोई भी रासायनिक समीकरण में जो तत्व भाग लेता है ना, तो उसमें अभिकारक और प्रतिफल, अभिकारक मतलब समझिए तीर के बायां साइड, अभिकारक और प्रतिफल, इस दोनों में उस तत्व का परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तत्व का परमाणु संख्या क्या होना चाहिए, बराबर। अगर बराबर होगा तो हम उसको कहेंगे संतुलित, और बराबर नहीं होगा तो हम उसको क्या कहेंगे, असंतुलित। और समीकरण को संतुलित करते क्यों है, आपको प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो रासायनिक समीकरण को संतुलित इसीलिए करते हैं कि तत्व का कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होता है, उसमें तत्व का न नाश होता है, न उसका नाश होता है, और न उत्पन्न होता है। न माने उससे ज़्यादा, मान लीजिए 5 किलो लोहा का अभिक्रिया हम कराते हैं, तो वो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो भी बनेगा ना, तो उसमें 5 किलो ही बनेगा, लोहा 5 किलो ही रहेगा, न वो 4 किलो होगा न वो 6 किलो होगा। यानी कि नाश और उत्पन्न नहीं होता। इसीलिए हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। बात समझिए। अब यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, वही बात हम यहाँ लिखे हैं। रासायनिक समीकरण को परिभाषा लिख दे, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों। मान लोहा का जैसे Fe होता है, सूत्र होता है, तो वो Fe जो लिखते हैं उसी की सहायता से निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। हो गया। दो प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। संतुलित क्या होता है, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक और प्रतिफल, मतलब कि अभिकारक और प्रतिफल, मान ये अभिकारक है पूरा हाइड्रोजन, और क्लोरीन क्या है, अभिकारक है, और ये क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड, ये प्रतिफल है। तो इस दोनों में उपस्थित तत्व, माने एगो तत्व है हाइड्रोजन, एगो तत्व क्या है, क्लोरीन। तो इस दोनों अभिकारक प्रतिफल में जो तत्व है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसका परमाणु संख्या इसके परमाणु संख्या से बराबर हो। मतलब कि देखिए हाइड्रोजन H2 है, मतलब 2 परमाणु संख्या कितना है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ 2 जो लगा हुआ है ना, ये 2, तो इस 2 का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन भी 2 है, हाइड्रोजन का भी क्या है, परमाणु संख्या 2 हो गया, और क्लोरीन का भी क्या हो गया, 2 हो गया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अभिकारक में जो तत्व है उसका और प्रतिफल में जो तत्व है उस दोनों का परमाणु संख्या बराबर हो, तो क्या कहलाया, संतुलित। लेकिन यहाँ पे आप देखिए वही बात यहाँ पे लिखे हैं, इसमें हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन क्या है, एगो है ना। यहाँ 2 लगा रहता तब तो, या तो यहाँ लगा हुआ रहता तब तो हम क्या करते हैं, 2 होता। तो यहाँ क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन 2-2 हैं, लेकिन प्रतिफल में हाइड्रोजन क्लोरीन 1-1 है, इसीलिए असंतुलित समीकरण होगा। माने अभिकारक प्रतिफल में जो तत्व उपस्थित रहेगा, तत्व के मतलब हाइड्रोजन क्लोराइन, तो तत्व उपस्थित रहेगा, तो उस दोनों तत्व के परमाणु संख्या अगर बराबर होगा तो क्या कहलाएगा, संतुलित। अगर तत्व के परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा तो असंतुलित कहलाएगा। अब रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में न तो तत्वों का निर्माण होता है और न ही विनाश, इसलिए हम समीकरण को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। देखिए अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। अगर असंतुलित रहेगा, जैसे मैं मान लीजिए ये असंतुलित है और ये क्या है, संतुलित है, तो इसको रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो समीकरण होगा उसको आप असंतुलित नहीं रहने दीजिएगा।
रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उसको संतुलित कर लीजिएगा, तो ही आपका वो क्या होगा, सही होगा। अब समीकरण को संतुलित करते कैसे हैं सो देखते हैं। देखिए देखिए समीकरण को संतुलित किस प्रकार से करते हैं। देखिए ये है, इसको संतुलित हम कर रहे हैं। कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ही सही है। आप ध्यान इस पर ध्यान रहेगा ना, उसके बाद ही आप समझ पाइएगा। अगर ध्यान नहीं रहेगा फिर तो नहीं समझ पाइएगा। अगर वीडियो को स्किप कीजिएगा, भगा दीजिएगा तो फिर नहीं समझ पाइएगा। अगर देखना है, अच्छा नंबर लाना, तो देखिए इसमें इतना अच्छा से हम तोड़ तोड़ के बताते हैं, एक एक पॉइंट। उतना किताब आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। अगर देखते हैं इसको तो किताब उतना पढ़ना, रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। एक एक पॉइंट हम आपको यहीं पे याद करवाते हैं। देखिए क्या है, अब यहाँ पे देखिए संतुलित करते हैं। Mg मान मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या Mg क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो एक है, यहाँ Mg एक है, इस साइड Mg के वो है, मैग्नीशियम का वो है, एगो है। देखिए यहाँ Mg ये Cl2 लगा हुआ है ना, तो क्लोरीन क्या है, 2 गो है, और यहाँ क्लोरीन क्या है, एगो है। तो बात समझिए थोड़ा, हम क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ 2 है, तो इस क्लोरीन को इस साइड अभिकारक में क्लोरीन एगो है, इसको 2 बनाएंगे। तो आप यहाँ पे नहीं दीजिएगा, देखिए यहाँ कभी भी नहीं दीजिएगा। परमाणु संख्या संतुलित करने के लिए कोई भी अंक का प्रयोग करते हैं, 2 3 4 5 देते हैं, तो यहाँ नहीं दीजिएगा नीचे। आप सोचा कि Cl 2 गो है नीचे, तो यहाँ भी 2 दे देते हैं, हो जाएगा। तो वो ऐसा नहीं कीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, HCl एक साथ है तो आप यहाँ दे सकते हैं, इस बीच में H और C के इस बीच में भी नहीं दे सकते हैं, यहाँ प्लस के बाद दीजिएगा, प्लस के बाद दीजिएगा। तो यानी कि Mg हुआ, आप प्लस HCl को कितना लिख दिए, 2 HCl एरो MgCl2 प्लस H2। Mg देखिए Mg सही था, Mg की परमाणु संख्या जितना इस साइड था उतना ही उस साइड था, तो Mg छोड़े, आगे बढ़े। आगे हम देखें H क्या है, एगो इस साइड है, इस साइड H 2 गो है, तो यहाँ पे 2 दे दिए, 2 दिए, उससे Cl भी 2 गो हो गया, इस साइड Cl 2 गो है, नहीं हो गया संतुलित। तो इस प्रकार से हमारा ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। आपको एग्जाम में किस प्रकार का प्रश्न रहेगा, ये समीकरण दे देगा और पूछेगा कि यह संतुलित है या नहीं, या नहीं तो क्या निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, 4 ऑप्शन दे देगा। उसमें आपको जानना है कि संतुलित है या नहीं। तो संतुलित जानने के लिए तो आसान चीज़ है, इस साइड जो भी तत्व रहेगा उस तत्व को उस साइड देखिएगा, बराबर परमाणु संख्या पूर्णना चाहिए। बराबर नहीं होगा तो असंतुलित, बराबर नहीं होगा तो संतुलित, मोटा मोटी। देखिए अब आगे देखते हैं, इसमें Al एगो है। अब इस साइड देखिए, तीर के इस साइड देखिए Al, यहाँ भी Al एगो है, Al माने एल्युमिनियम, एल्युमिनियम एगो है, एल्युमिनियम यहाँ एगो है। Cl 3 गो माने क्लोरीन 3 गो है, इस साइड क्लोरीन देखिए Cl यहाँ है तो क्लोरीन 2 गो है। अब इस साइड क्लोरीन 3 गो है, इस साइड क्लोरीन 2 गो है, तो इसको संतुलित करने के लिए माने बराबर करने के लिए जितना क्लोरीन इस साइड होना चाहिए उतना ही होना चाहिए, तो संतुलित कीजिए। तो आप क्या कीजिए, देखिए 3 है और यहाँ 2 है, तो ये वाला 2 इस क्लोरीन में गुना कर दीजिए और ये 3 इस क्लोरीन में गुना कर दीजिए। तो ये 2 जो है इस 2 को आप गुना कीजिएगा, तो क्लोरीन में गुना करिएगा। तो यहाँ नहीं कर सकते, आप यहाँ दे सकते हैं क्लोरीन को। आप कहाँ दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं, इस जगह पे आप दे सकते हैं। तो ये 3 कहाँ देंगे, यहाँ नहीं तो नहीं दे सकते हैं, यहाँ दे सकते हैं। सॉरी 3 समझे। तो आप दे दिए, क्लोरीन का बात हो गया। आगे बढ़ते हैं, 2AlCl3 प्लस CaOH के होल ट्वाइस एरो AlOH के होल थ्राइस जोड़ 3 CaCl2, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम 2 गो हो गया। तो हम क्या किए, क्लोरीन के चक्कर में गए, क्लोरीन को पूरा करने के लिए 3 गो क्लोरीन उस साइड 2 गो था, तो 3 दूना 6 गो क्लोरीन कर लिए, यहाँ भी 3 दूना 6 गो क्लोरीन कर लिए। तो क्लोरीन तो कर लिए 6 गो, वो तो संतुलित कर लिए। अब उसके चक्कर में एल्युमिनियम गड़बड़ा गया। एल्युमिनियम एगो ठीक था, लेकिन क्लोरीन के चक्कर में एल्युमिनियम इस साइड 2 गो हो गया, इस साइड एगो। तो उस एल्युमिनियम को इस साइड 2 गो है, तो उस साइड हम क्या कर देंगे,
दो गो पुरा देंगे। इस साइड 2 गो एल्युमिनियम हो गया, उस साइड 2 गो पुराने के लिए क्या कीजिए, यहाँ 2 दे दीजिएगा। दे दिए। ब्लैक और ब्लू पेन आप एग्जाम में यूज कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हो गया। तो एल्युमिनियम 2 गो, एल्युमिनियम 2 गो, क्लोरीन 3 दूना, देखिए 2 तिहाई 6 गो, यहाँ भी 3 दूना 6 गो। अब आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम Ca, कैल्शियम देखिए इस साइड के गो है एगो, और इस साइड कितना कैल्शियम है, 3 गो है कि नहीं। अरे कैल्शियम Ca जो है एगो है और इस साइड Ca 3 गो है, ये 3 दिए, इसके 3 के चक्कर में कैल्शियम भी 3 गो हो गया, क्लोरीन के गो हो गया, 3 दूना 6 गो हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसको कैल्शियम को क्या बनाना है, 3 गो है, तो इस साइड 3 गो, तो यहाँ 3 बना देंगे, 3 लगा दिया कैल्शियम। अब देखिए OH जो है, OH ऑक्साइड, तो 3 2 गो तो यहाँ है ही, अब 2 तिहाई 6 गो OH हो गया। इस साइड देखते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ OH 3 कोष्ट दे के दे रहे, तो 3 दूना 6 गो OH हो गया, यानी इस साइड भी 6 गो OH हो गया, इस साइड भी 6 गो OH हो गया। अब देखिए, आप शुरू से मिला लीजिए। एल्युमिनियम 2 गो, इस साइड है 2 गो क्या, हाँ है। Cl 3 दूना 6 गो, इस साइड भी 3 दूना 6। कैल्शियम 3 गो, यहाँ भी 3 गो कैल्शियम है, और OH 3 दूना 6 गो OH 6 गो। तो इस प्रकार से हमारा ये संतुलित हो गया। एक और देखते हैं, ये वाला देखते हैं। ये वाला क्या है, Fe, लोहा का होता है सूत्र। अब देखिए Fe एगो, इस साइड Fe के गो है 3 गो, इस साइड Fe के गो है 3, आया इस साइड एगो, तो इसको 3 गो बनाने के लिए यहाँ 3 देंगे, तो 3 गो Fe दे दिए, H2O दे दिए। बारी बारी से आप संतुलित कीजिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। एक संतुलित कीजिएगा, नीचे उतार लीजिएगा, फिर से एक संतुलित कीजिएगा, नीचे उतार लीजिएगा, बस बन जाएगा। 3 गो Fe, यहाँ भी 3 गो Fe हो गया। H यहाँ 2 गो है, यहाँ H के गो है 2 गो, O यहाँ के गो है एगो, अरे एक गो है, यहाँ O 4 गो है। अब बात समझिए, O यहाँ कितना है 4, यहाँ O है कितना 1, तो O को आप संतुलित कीजिए। इस O को 4 गो O बनाने के लिए आप O को इसको कितना बनाना है 4, तो यहाँ पे आप 4 दे दीजिए, तो 4 गो हो गया। लेकिन इस 4 गो O के चक्कर में ना हमको H बदल गया, H 2 गो था, इस साइड भी 2 गो था, सही था, लेकिन O को संतुलित करने गए तो हमको H के गो हो गया 8 गो, तो इस H को 8 गो पुराने के लिए यहाँ 4 दे देंगे। हो गया क्लियर। अब आगे देखते हैं, इसको देखते हैं। देखिए K, पोटेशियम का K होता है, K का मतलब क्या होता है, पोटेशियम होता है। इसमें देखिए क्या होता है, तो K एगो है, यहाँ भी K एगो है, Cl एगो है, Cl एगो है। अब O 3 गो है और यहाँ O 2 गो है, यहाँ O कई गो है, O माने ऑक्सीजन 2 गो है, और यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 है, तो ये 3 गो ऑक्सीजन है, ये 2 गो, तो संतुलित करने के लिए क्या करेंगे, ये 3 इसमें गुना कर देंगे और ये 2 इसमें कर देंगे। यहाँ करेंगे गुना, यहाँ तो कर नहीं सकते हैं, हम बताए हैं शुरू में, यहाँ कर देंगे। तो इस O के चक्कर में ना, O को संतुलित करने गए, उसके चक्कर में K भी 2 गो हो गया और Cl भी 2 गो हो गया। तो K को 2 गो, इस साइड तो एगो है K और Cl, तो इसको 2 गो पुराने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 गो दे देंगे। दे दिए, बात खत्म। आगे लिख देंगे इसी बात को हम, 2KClO3 और 2KCl प्लस 3O2 हो गया। अब इसको देखते हैं, इसमें दिख रहा है ना नीचे, चलिए दिख रहा है। अब देखिए इसमें, यहाँ देखिए Al एगो है, यहाँ Al का एगो है 2 गो, तो इसको Al को 2 गो बनाइए। 2 गो बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 2 दे देंगे। दे दिए, अब यहाँ पे 2 दे दिए। अब आगे बढ़ते, चलिए लिख लेते एक बार, 2Al प्लस H2SO4 Al 2 कहाँ गया भाई, SO4 का होल थ्राइस प्लस H2। देखिए यहाँ पे 2 गो L 2, अब H 2 गो है, यहाँ भी H कई गो है 2 गो है, SO4 एगो है, यहाँ SO4 3 गो है। बात समझिए, SO4 सल्फेट होता है बुआ, SO4 क्या होता है, सल्फेट होता है, यहाँ अभी SO4 है। बात थोड़ा समझिए, यहाँ 3 गो SO4 है,
यहाँ एगो है SO4 माने सल्फेट एक है, यहाँ सल्फेट 3 है, तो इस सल्फेट को 3 पुराने के लिए यहाँ 3 देंगे कि यहाँ देंगे, तो यहाँ देंगे, यहाँ 3 दे दिए। ये जो सल्फेट को संतुलित करने गए तो हमको H बिगड़ गया, H आपका एगो हो गया, 3 दूना 6 गो H हो गया, तो इस H को भी 6 गो पुराने के लिए यहाँ 3 दे देंगे, 3 दे दिए। अब फिर से मैंने अगला स्टेप उतार लिया, 3 देखें 3 दे देंगे। अब देखिए 2 गो Al है, यहाँ Al 2 गो है, H 3 दूना 6 गो है, H 6 गो है, SO4 कई गो है, 3 यहाँ है, इसके मतलब 3 गो SO4, यहाँ भी 3 गो SO4। इस प्रकार से आपको संतुलित करने का काम हो जाता है। अब इससे आगे हम देखेंगे अगला क्लास में। देखिए इसको अब क्या करना है, करना क्या है, देखिए आप ईमानदारी से पढ़ा कीजिए इसको, ये बात है, वीडियो देख लीजिए, फिर से क्या कीजिए, वीडियो देखिए, उसके बाद पॉज कर कर के आप नोट किया कीजिए, माने लिखा कीजिए, उसको लिखिए। अगर होगा तो हम फिर ये चैप्टर ख़त्म होगा तो हम आपको क्या कहता है PDF हम प्रोवाइड कर देंगे, PDF हम आपको दे देंगे, लेकिन आप अपने से लिखा कीजिए। लिखने के बाद, वीडियो देखने के बाद आप बार बार उसको क्या कीजिए, लिखिए अपने मन से, बार बार लिखिए। ये जो संतुलित करने वाला बताए हैं इसको क्या कीजिए, एक बार देख लीजिए वीडियो, उसके बाद ये प्रश्न सब क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, प्रश्न उतार लीजिए, और उसमें से क्या कीजिए, अपने मन से इसको संतुलित करने का कोशिश कीजिए। अगर और दिक्कत होगा तो फिर आप कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर मैंने क्या कहता है कि एक बार और संतुलित करना बता दीजिए। मैंने कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप बोल सकते हैं, इसमें अगर समझ में नहीं आया तो बोल सकते हैं। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, आज मंगलवार माने मंगलवार है तो मंगलवार को हम क्या, अगला मंगल को आपको रसायन का फिर से आपको क्लास है रसायन के लिए, और एक सप्ताह में हर सब्जेक्ट का 1 सप्ताह का टाइम लेते हैं, और 1 सप्ताह में अगर आप 2-3 बार भी देखते हैं, वीडियो देख लेते हैं, तो आपको अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाएगा। रिस्पांस अपने अंदर जगाइए बुआ, रिस्पांस आपके अंदर होगा ना तो ही आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मार के डर से पढ़ने का कोशिश मत कीजिए। तो अगला क्लास में देखते हैं इससे आगे, तब तक के लिए जय।